नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के वीडियो नंबर 2 में जो छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चलने वाली है। तो इस बारे में बात करेंगे। आज दूसरी पंचवर्षीय योजना का दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर के आज सारी पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर देंगे, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक चलने वाली योजना है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना में हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या था और मुख्य बिंदु क्या था और क्या हासिल हुआ था, कितना लक्ष्य हमने प्राप्त किया था, कितना हमने टारगेट को रखा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चलने वाली योजना थी। 1980-85 के दरमियान भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा का विकास करना। गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और ऊर्जा का विकास करना। इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः योजना बनाई गई थी और गरीबी हटाओ जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था, उसी को पुनः छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और गरीबी हटाओ के साथ-साथ विकास के साथ न्याय की बात की गई थी। गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी, लेकिन उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने की संकल्पना हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में दोहराई गई और विकास के साथ-साथ न्याय की बात किया गया था कि विकास हो लेकिन उसके साथ अन्याय ना हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो पर्यावरण हो, किसी के साथ अन्याय के साथ विकास करने की आवश्यकता नहीं है। विकास होगी लेकिन न्याय के साथ होगी। जितनी आवश्यकता होगी प्राकृतिक से विकास लेने की, उतना ही हमें विकास लेना है इससे, ताकि पर्यावरण को देखते हुए पर्यावरण के हितैषी के साथ हमें विकास करना है। इसी में विकास न्याय की बात की गई थी। ऊर्जा, रोजगार और कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया था। मुख्य कार्य योजनाओं की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और दूसरा बात करेंगे ऊर्जा क्षेत्र में तो एनटीपीसी एनटीपीसी बोले तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का विस्तार किया गया था। ये मतलब ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी विस्तार किया गया था। तीसरी बात करेंगे तो गैस आधारित बिजली संयंत्रों में असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश में गैस आधारित संयंत्र की स्थापना किया गया था। तेल शोधन रिफाइनरी का बात करेंगे तो मथुरा रिफाइनरी प्रारंभ किया गया था 1982 में। सिंचाई परियोजना और ग्रामीण विद्युतीकरण का तेजी से विकास किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण जो कि जिसका 2019 में वर्तमान प्रधानमंत्री अ, उम, वर्तमान प्रधानमंत्री जो आज भी हमारे सामने मौजूद है, मतलब नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में जिसके औपचारिक रूप से ये घोषणा किया गया था कि अब हम भारत में सभी गाँव तक बिजली सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली का विस्तार हो चुका है। इस ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार 1980 वाली योजना में शुरू हुई थी, जिसका पूर्ण भारत के 2019 में भारत के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया कि आज भारत में पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुँच गई। ये योजना 1980-85 के दौरान भी शुरू की गई थी, तब से चलने वाली ये योजना थी, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना, ठीक है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने की बात करेंगे तो हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू किया गया था। पहला चरण 1966 में जो कि गेहूँ और चावल के लिए शुरू किया गया था। उसी प्रकार कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू किया गया था। सूक्ष्म उद्योगों की बात करेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित दिया गया था। इसका वृद्धि दर 5.2% लक्ष्य रखा गया था। 5.2% अर्थात यह योजना पूर्ण रूप से सफल योजना की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जब हम लक्ष्य भी रखते हैं 5.2% और उसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो ये पूर्ण रूप से सफल योजना की श्रेणी में माना जाता है। सातवीं योजना की बात करेंगे तो 1985 से 1990 1985 टू 1990 इसका मुख्य उद्देश्य था उत्पादक रोजगार, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता, यानी कि कृषि उत्पादक के साथ-साथ उसमें रोजगार की कैसी व्यवस्था की जाए, सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त हो और लोग सस्टेनेबल कैसे हो सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे रह सकते हैं, सेल्फ रिलायंस कैसे रह सकते हैं, इस पर विशेष रूप से बल दिया गया था। इसका मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो राजीव गांधी के समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीकी पर जोर दिया गया था। आप देख रहे होंगे कि 7वीं योजना जो है 1985 से 1990 की योजना है, अर्थात ये राजीव गांधी का समय की योजना है। मतलब 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी सत्ता में आते हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने अपनी एक नई क्रांति लेकर आते हैं भारत में। नई क्रांति क्या थी?
तो तकनीकी क्या क्रांति कहा जाता है? तकनीकी क्रांति का जनक राजीव गांधी को ही कहा जाता है। माने आज हम जिससे बात कर रहे हैं आपसे, जो आप हमें देख रहे हैं टेलीकॉम के माध्यम से कंप्यूटर में जो आप देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मोबाइल में ये टेलीकॉम और कंप्यूटर का भारत में लाने का श्रेय भी किसी को जाता है तो राजीव गांधी को जाता है। और ये राजीव गांधी की तकनीकी का पंचवर्षीय काल भी कहा जाता है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाती है। 1985 से 1990 के दौरान ये योजनाएँ भारत में लागू की जाती है, लाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य था मुख्य रूप से फोकस ये था इसमें कि उद्योगों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी का भी उपयोग करना। कंप्यूटर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का विकास अधिक से अधिक किया जा सके और सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीकी के क्षेत्र का नींव ढाला जा सके। भारत में सूचना तकनीकी का अभी मैंने कहा ना कि कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है तो भारत में 1985 से 90 के दौरान राजीव गांधी के शासन में राजीव गांधी को ही कहा जाता है। इसलिए ये उनके उनके दौरा शासनकाल में ये सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीकी क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास किया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो साक्षरता अभियान, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया गया था। साक्षरता अभियान जिससे आपने कुछ साल पहले भी आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि वृद्ध महिला पुरुषों को साक्षर करने की एक योजना चलाई गई थी। ये योजना 1985 के बाद चलने वाली योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो अंगूठा छाप ना रहे, कम से कम वो इतना साक्षर हो जाए कि वो अपना नाम को सिग्नेचर कर सके, हस्ताक्षर कर सके। इसलिए साक्षरता अभियान की जो परिपाटी थी, इनकी इनके शासनकाल में 1985 से 1990 के योजना में ही शामिल किया गया था और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार किया गया था। बिजली उत्पादन की बात करें तो जल एवं तापीय संयंत्रों का विस्तार किया गया था। रेलवे और संचार की बात करेंगे तो आधुनिकीकरण एवं दूरसंचार की स्थापना की गई थी। दूरसंचार टेलीकॉम सेक्टर जिसे कहते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में एमटीएनएल और बीएसएनएल था। एमटीएनएल बोले तो मेट्रो टेलीकॉम निगम लिमिटेड और बीएसएनएल बोले तो विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। वृद्धि दर 6.0% और लक्ष्य रखा गया था 5.0% अर्थात ये पूर्ण रूप से सफलतम योजना की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि लक्ष्य जब आप 5% रखते हैं और वृद्धि जब 6% होती है तो लक्ष्य से 1% अधिक वृद्धि होती है तो ये सफलतम योजनाओं में गिने जाना स्वाभाविक होता है। बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1992 से 1997 चलता है। आपने देखा कि 90 से 92 आ गया, 91-92 नहीं है, मतलब कि 91-92 में चलने वाली जो योजना थी, योजना अवकाश था, 2 साल की योजना अवकाश यहाँ भी रखा गया था। उसके बाद 92 से 97 8वीं योजना शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक उदारीकरण करना। मानव का विकास करना, रोजगार का सृजन कैसे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके बारे में फ़ोकस करना और आर्थिक उदारीकरण करना। अर्थात आप 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल को आर्थिक उदारीकरण नीति का काल भी कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि ये 8वीं योजना है ही उदारीकरण योजना के लिए जाना जाता है। आर्थिक उदारीकरण से तात्पर्य था कि अ, अब तक जो हमारा भारत था 1951 से लेकर के 1990-92 तक जो भारत की अर्थव्यवस्था तो बंद अर्थव्यवस्था के श्रेणी में रखा गया था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उनके सुझाव के माध्यम से उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का दौर को भारत में भी लागू किया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उन्होंने मनमोहन सिंह के सुझाव को माना और भारत में भी एलपीजी को प्रमोट किया। एलपीजी बोले तो लिबरेशन माने उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन माने निजीकरण और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन माने इन एलपीजी को डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पीवी नरसिम्हा द्वारा लागू किया गया और भारत को विश्व के लिए विश्व बाजार के लिए भारत के बाजार को खोल दिया गया। निजी क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया। औद्योगिक क्षेत्र नीति 1991 में लागू जो थी उससे अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया गया ताकि निजी क्षेत्र के जितने भी उद्योग हैं उसका अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए इसे आर्थिक उदारीकरण का युग भी कहा जाता है 8वीं योजना को। तो कभी-कभी एग्जाम में आता है कि आर्थिक उदारीकरण की योजना इनमें से किस योजना का काल को या किस योजना को कहा जाता है? तो 8वीं पंचवर्ष पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण की का काल भी कहा जाता है। कभी इसी से एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है।
तीसरा क्वेश्चन इसी से निकलता है कि आर्थिक उदारीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधार के प्रमुख दायित्व निभाने वाला ये जिम्मेदार जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट योजना माने जाते हैं। ठीक है, इसमें वृद्धि दर रखा जाता है। वृद्धि दर 6.7% प्राप्त होता है और लक्ष्य रखा जाता है 5.6%, अर्थात यह भी योजना सफल योजना की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं 9वीं योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे 1979 से टू 2002 तक, अर्थात ये जो योजना थी 1979 से 2002, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना कहने का तात्पर्य है कि इस समय प्रधानमंत्री देश में जो थे अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये योजना चल रही थी और इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय, जो कि 8वीं योजना में भी आपने देखा, 7वीं योजना में भी थे, और गरीबी उन्मूलन जो कि चौथी 5वीं योजना से चली आ रही थी, तो उसको आगे भी विस्तार किया गया था कि ताकि गरीबी तो एक लगातार खत्म करने वाली योजना है, तो किसी एक योजना में तो समाप्त हो नहीं सकती थी। इसलिए गरीबी उन्मूलन जो है लगातार चलने वाली प्रोसेस है। लगभग लगभग ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से हर एक योजनाओं में शामिल किया गया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के नारा के बाद ये लगभग लगभग सभी योजनाओं में शामिल किया गया है। मानव कल्याण का कैसे विकास हो सके, इसके बारे में फोकस किया गया था। कमजोर वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े इलाकों का विकास पर अधिक से अधिक बल दिया गया था। संतुलित और समान विकास नीति अपनाई गई थी। मुख्य योजनाओं की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में प्रमुख योजनाओं में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाओं में ये भी शुमार योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट योजनाओं में शामिल की जाने वाली योजना है। इसके साथ ही नंबर 2 में आप देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसे गोल्डन क्वाड्रेटल कहा जाता है। सड़क नेटवर्क की योजना जो कि दिल्ली से शुरू होकर कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से आप मद्रास चेन्नई जिसे कहते हैं, मद्रास चेन्नई मुंबई, मुंबई से फिर कलकत्ता को जोड़ने वाली एक हाईवे रोड बनाई गई थी, जो कि झारखंड में आप हजारीबाग जीटी रोड के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इसी को चौड़ीकरण किया गया था, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जानी जाती है, जिसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता था। इस योजना को चौड़ीकरण किया गया था और ये समझिए तो पूरे भारत को जोड़ने वाली एक रोड कनेक्टिविटी योजना थी, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से कलकत्ता, हजारीबाग होते हुए, पटना होते हुए कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली को जोड़ने वाली क्वाड्रेटल माने चतुर्भुज योजना, चतुर्भुज सड़क बनाई गई थी, जो भारत को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने में ये बहुत ही सहायक या बहुत ही सहायक सिद्ध योजना रही थी। कृषि और ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओं का अधिक से अधिक बल दिया गया था। आईटी उद्योगों का तेजी से विकास किया गया था। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नई नीतियां अपनाई गई थी। वृद्धि दर 5.4% लक्ष्य रखा गया था। 6.5% या अर्थात ये मध्यम सफल योजना रही थी, क्योंकि 6.5% का लक्ष्य रखा गया था और 5.6% हमने प्राप्त किया था, अर्थात 1% हमने अपने लक्ष्य प्राप्ति से पीछे रह गया था। फिर भी ये सफल योजना में शामिल किया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था 8% आर्थिक विकास दर और रोजगार का सृजन करना था। इसका लक्ष्य ही रखा गया था कि हमें 8% हर हाल में विकास लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके साथ साथ रोजगार का सृजन भी करना है। मुख्य बिंदु में देखेंगे तो आर्थिक सुधारों को और आगे बढ़ाया गया। आर्थिक सुधार जो हमने 1992 में जो देखे, उस आर्थिक सुधारों को और आगे बढ़ाने का काम किया गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। मुख्य परियोजनाओं की बात करेंगे तो भारत निर्माण कार्यक्रम, ग्रामीण आधारभूत ढांचा का विकास किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा कहा जाता है, ये मुख्य रूप से इसमें देखेंगे आप 10वीं पंचवर्षीय योजना में दो ऐसे कार्य प्रमुख रूप से किए गए थे जिसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नरेगा कब लागू किया गया था? नरेगा बोले तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो नरेगा 2005 में लागू किया गया था। आप देखेंगे 2002 से 2005 की जो शासन था, वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के काल में ये शासन मनमोहन सिंह के शासन था, कांग्रेस की सरकारें थी और इस समय नरेगा 2005 में लागू किया गया था। कब? नरेगा 2005 में लागू किया गया था। ग्रामीण आधारभूत ढांचा के विकास के लिए नरेगा लागू किया गया था 2005 में। और इसी के साथ में आप देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी 2005 लागू किया गया था। ये भी बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
पाता है कि भारत में एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी कब लागू किया गया था? तो ये भी 2005 में लागू किया गया था। सड़क, बिजली, सिंचाई और दूरसंचार परियोजनाओं का भी विस्तार किया गया था। आईटी आईटी और सर्विस सेक्टर का भी तेजी से विकास या विस्तार किया गया था। वृद्धि दर हमने 7.6 प्राप्त किया था और लक्ष्य रखा था हमने 8%। जैसा कि मैंने कहा पहले कि 8% लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विकास हमने 8% से थोड़ा कम प्राप्त किया था। 7.6% हमने लक्ष्य को प्राप्त किया था। लगभग इसे भी सफल योजना, मध्यम सफल योजना की श्रेणी में रखा जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2007 से 2012 के दौरान 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू किए गए थे और इसके साथ समय में भी भारत में कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य था तेज और समावेशी विकास करना, फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बात किया गया था। मुख्य बिंदु थी गरीबी उन्मूलन और मानव विकास को केंद्र में रखा गया था। मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और मानव विकास को केंद्र में रखा गया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। मुख्य परियोजनाओं में बात करेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना का विस्तार किया गया था। जो स्कूल में भोजन मिलता है ना, वो मिड डे मील योजना का भी विस्तार किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM लागू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका 2002 से 1997 से 2002 में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो योजना लाई गई थी, उसका विस्तारीकरण किया गया था। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तो इसका मतलब कि पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों तक इसके रास्ते का विस्तार किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रास्ता जो बनाना था, उसका विस्तारीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना में फिर से किया गया था। विद्युत और ऊर्जा क्षेत्रों की बात करेंगे तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, शासन और मुद्रा की स्थापना किया गया था। आईटी, ऑटोमोबाइल और फार्मा उद्योगों में वृद्धि की गई थी। कृषि वृद्धि दर 4% करने का प्रयास किया गया था। वृद्धि दर 7.9% प्राप्त हुआ था और लक्ष्य रखा 9% है। अच्छा प्रदर्शन हमने किया था। मतलब लक्ष्य हमने रखा था 9% का और हमने 7.9% अपने लक्ष्य को लगभग करीब पहुंच गए थे। तो ये भी सफल योजना की श्रेणी में रखा जाता है। सफलतम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रयास हमने किया था, क्योंकि लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा ही रखा जाता है। तो इस आधार पे हमने लक्ष्य रखा था 9% का, लेकिन प्राप्ति हुआ था 7.9%। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे थे। इसी के साथ हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2012 से 2017 के दौरान चलती है। इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, समावेशी और सतत विकास, फास्ट, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करता है। इसमें मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय जो योजना थी, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ, जिसमें योजना आयोग की जगह ले ली थी। और योजना आयोग की जगह ले ली थी कौन? नीति आयोग। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 थी। कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसकी अध्यक्षता, अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे 2015 में? जो वर्तमान में है, नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय भी नरेंद्र मोदी थे। अंतिम पंचवर्षीय योजना का 12वीं पंचवर्षीय योजना थी और इसका अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है ना? क्योंकि इसके बाद योजना आयोग की जगह नीति आयोग को गठित करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को गठित कर दिया गया था। और नीति आयोग 2 साल, 3 साल और 5 साल की योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया था। मतलब कि अब 5 वर्षीय योजना ना बना करके 2 साल की योजनाएं बनाने, 3 साल की योजनाएं बनाने और फिर 5 साल की योजनाएं, 3 प्रकार की योजनाएं बनाने पर विशेष रूप से फोकस किया गया था। तो नीति आयोग पर भी हम एक वीडियो ले आने का प्रयास करेंगे। अब फिलहाल ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसमें देखते हैं कि ये 2017 में समाप्त हो जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य योजना जो लक्ष्य भी था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा का विस्तारीकरण करना और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पवन परियोजनाओं का भी विकास किया जाना था। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लागू किया गया था। उद्योगों की बात करें तो मेक इन इंडिया पहल शुरू किए गए थे। जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा 2000 मेक इन इंडिया 2014 में इसका शुभारंभ किया गया था। डिजिटल इंडिया इन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया था। 2014 में ही शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो राष्ट्रीय कौशल विकास
मिशन की शुरुआत की गई थी। सतत विकास की बात करें, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ हरित ऊर्जा और सतत विकास संरक्षण की बात करता है। वृद्धि दर की बात करेंगे तो लगभग 7% हमने वृद्धि दर प्राप्त किया था और लक्ष्य को रखा था 8%, अर्थात ये भी सफल योजनाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। अंतिम जानकारी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि 1951 से 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं देश में अपनी सेवाएं दे चुकी थी। देश में सेवाएं दे चुकी होती, समझ रहे हैं, मतलब कि देश के विकास के लिए अनवरत पंचवर्षीय योजनाओं में 12 पंचवर्षीय योजनाएं देश के एक तरह से समझिए कि रोड मैप बनाने का काम किया था। 12। अब सवाल आता है कि 2017 तक भारत में कितने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और 3 योजनाओं का था। कब कब 3 योजनाओं का था? आप देखेंगे 66 से 67, 68, 69 तक, और फिर देखेंगे 77 से 78, 79, 80 तक, और फिर देखेंगे 1990 से 1992 तक, 90, 91, 92 तो योजनाओं का था। 3 बार योजनाओं का था और बाकी 12 जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली थी। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और अब देश में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग काम कर रही है और इसका मुख्य जो है दीर्घकालीन नीतियां संचालित करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? दीर्घकालीन नीतियां संचालित करना। किसका उद्देश्य है? तो नीति आयोग का। नीति आयोग का कार्य जो है सो बॉटम टू टॉप है ना। और योजना आयोग का क्या था? टॉप टू बॉटम, मतलब कि टॉप में जो नीतियां बनती थी, जो हेडक्वार्टर में जो नीतियां बनती थी, वो हेडक्वार्टर से नीतियाँ सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक आती थी, योजना आयोग का। जबकि नीति आयोग में क्या होता है कि जो बॉटम होता है, जो नीचे से ग्रामीण क्षेत्रों से योजना बनती है और वो सर्वोच्च पद में, सर्वोच्च टॉप में, मतलब केंद्र में जो सरकार है, वो योजना को देखती है और इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देश देती है ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण स्तर तक, जहाँ से योजना का डेवलपमेंट शुरू होता है, वहाँ वहाँ उस अधिकारी तक निर्देश जारी करता है कि आप योजनाओं को लागू कीजिए। इसके लिए जो फंड होती है, जो रिलीजिंग की ज़रूरत होती है, वो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। तो ये मुख्य डिफरेंट योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।